सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम कोशिश करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा कंसाइज वे में छोटा करके समझने का, क्योंकि आपको भी ये मालूम बताने की ज़रूरत है नहीं कि इंडिया कितना बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आपके मिलते हैं वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में जो मेरा टारगेट रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, वो बेसिकली हम लोग फिजियोग्राफी को डील करेंगे, यानी इंडिया का पूरा आउटर मैप हम देख लेंगे। इंडिया का बॉर्डर्स वगैरह, उनके नीबरहुड्स, कंट्री जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कहाँ से इसको शुरू किया जा सकता है। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए कैमरे के सामने खड़ा होकर वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल। कोशिश करते हैं। देखो, जो जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मैं वो आपको यहाँ डील करता हूँ। और देखिए, आपके अगर बुक फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से बुक पढ़ा होगा तो अपनी इस बात को ज़रूर गौर क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिए हुए हैं रिलेटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल बातें लिखी हुई है और वो उसका काम है लिखना, वो तो लिखेंगे ही जो भी राइटर्स हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि वहाँ से हमें उन बातों को याद रखना है, उन बातों को निकाल के हम अपने नोट्स में डालेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं वन बाय वन उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, जैसे ये तो हम लोगों को मालूम है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरा वर्ल्ड का, है ना। नहीं भी मालूम है तो आप लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री। किस एतबार से? ये एरिया के एतबार से बता रहा हूँ। मतलब एरिया के एतबार से अगर हम लोग देखेंगे, साइज़ के एतबार से कितना एरिया हम इंडिया का, हमारा एरिया पूरा वर्ल्ड में कितना शेयर करता है, तो उसके एतबार से जो हमारा इंडिया है वो 7th पोजीशन पर आता है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि इंडिया हमारा जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे का पूरा वर्ल्ड में। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो आप टोटल पूरा एरिया का बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का, तो इंडिया का टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 328726380 किलोमीटर, ये होता है। ठीक है, अब मैंने इसको एज अ फ़ोन नंबर ही याद रखा है, आप भी इसको एज अ फ़ोन नंबर ही याद कर लो यहाँ से। ऐसे तो अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है कि इंडिया का टोटल सरफेस एरिया कितना है बताइए, इस तरीके का सवाल अभी तक नहीं आया, बट इन केस आ भी सकता है क्योंकि आप जा रहे हैं रिड्यूस सिलेबस के पास। वैसे उम्मीदें बहुत कम है, फिर भी अगर आप इसको एज अ फ़ोन नंबर याद रख सके तो रख सकते ना। 2 4 6 8 9 10 डिजिट है भी इसमें फ़ोन नंबर्स के लगभग ये, तो उसी के एतबार से ये याद होगा। और ये जो आपका जो किलोमीटर है ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। तो हमारा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरा का पूरा वर्ल्ड में। एज अ एरिया का कंपेरिजन हम करेंगे तो, और ये जो हमारा कितना किलोमीटर एरिया है पूरा इंडिया का हमारा, वो पूरा वर्ल्ड का 2.4% है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अगर हम लैटीट्यूड एक्सटेंट की बात करें, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसे ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें हम लोग जानते हैं इस तरीके से जो आप कीजिए, इस तरीके से दो ऐसे ऐसे करके जो लाइनें खींची गई हैं, इसमें से एक हमारा लैटीट्यूड है, एक हमारा लॉन्गिट्यूड है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया जैसे है, ये हमारा हो गया लैटीट्यूडनल। तो इस तरीके से अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो जो हमारा इंडिया है, अगर लैटीट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करते हैं, लैटीट्यूडिनल, आइए लैटीट्यूडिनल एक्सटेंट, तो लैटीट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो हमारा हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ये हो गया हमारा 8 डिग्री। ये साइन सिंबल का यहाँ पर मतलब होता है मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये नॉर्थ का बात होगी आपका, यहाँ मतलब नॉर्थ ही होगी आपका। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये चीज़ अगर आपको याद ना भी रही तो चलेगी, फिर भी है ना, एक बार पढ़ के जाना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में नहीं आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रखना। इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा है वो होता है इंदिरा कोर। देखो, इंदिरा कोर पाया जाता है इंडिया में, एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो हमारा कंट्री का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कोर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हम लोग, ये अगला पॉइंट है केप कैमरून। केप कैमोरिन क्या है हमारा? तो हमारा जो सॉर्दर्न नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कोर। उसी तरीके से हमारे पास है आपका केप कैमोरिन।
तो केप कैमोरिन जो है, केप कैमोरिन हमारा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो हो गया वो हमारा आपका बेसिकली इसको आप ऐसा किनारा समझ सकते हैं कि नॉर्थ का सबसे किनारा हिस्सा इंदिरा कोर कहलाता है, ये हमारा केप कैमरिकॉन साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है, ये चीज़ें। इसके अलावा गुहारी, अब नॉर्थ आया साउथ आया तो ईस्ट और वेस्ट को कैसे छोड़ सकते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो एक हमारा आता है गुहारी आपका, तो गुहारी जो जगह है ये होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको बुक में ना भी मिले, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बुक में जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन ना मिले, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम कीवी के बारे में। तो कीवी जो है ये हमारा हो गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन हो गया, इंदिरा कोर, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया कैप कैमोरिन, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया गुहारी और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया आपका कीवी। ये आपको याद रखना, मतलब ये ईस्टर्न का एंड पॉइंट है, ये वेस्ट का एंड पॉइंट है, ये साउथ का एंड पॉइंट है, ये हमारा नॉर्थ का एंड पॉइंट है, याद रहेगा। आगे देखते हैं कहानी। आगे हम लोग एक और इसमें पॉइंट आपका होता है, उसको हम लोग ऐड कर, छोड़ो उसको नहीं ऐड करते, हटाओ, ज़्यादा आपको लोड नहीं देना एग्ज़ाम के समय। छोटा सा हम लोग इंडिया का ये हाफ नक्शा बनाते हैं ना, आधा नक्शा बनाए हैं, ऊपर का पार्ट नहीं देखे। तो अगर इंडिया का नक्शा को आप गौर से देखेंगे तो इस तरफ ही हमारा बंगाल पड़ता है, ईस्ट के साइड में हमारा बंगाल ना, नाम वहाँ है वेस्ट बंगाल है, बट एक्चुअली में इंडिया के नक्शे में आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल ईस्ट के साइड में आता है। और यहीं पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट के साइड में क्या है आपका बे ऑफ बंगाल मिलेगा आपको। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ये आपका क्या हो गया अरेबियन सी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अरेबियन सी यहाँ पर है, अरेबियन सी से आप इस तरह थोड़ा नीचे गिराएंगे, यहाँ मतलब ये जो हिस्सा होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरा महाराष्ट्र का इधर आपका हिस्सा होता है, इस तरफ आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर छोटा छोटा आपको आइलैंड्स मिलेगा, छोटा छोटा जजीरा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो छोटा छोटा आइलैंड्स मिलेगा, छोटा छोटा आइलैंड्स मिल करके एक बड़ा आइलैंड बनाए हुए हैं। ये बड़ा एक आइलैंड बनाया है अपने ने, छोटा छोटा ज़मीन का हिस्सा है वो मिल करके एक बड़ा आइलैंड बना दिया है जिन्होंने, उसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप किस तरफ है, आप ज़रा इस चीज़ को गौर करिए, आपसे पूछा जाएगा। लक्षद्वीप बेसिकली कुछ नहीं है, लक्षद्वीप आपका छोटा छोटा ये है, छोटा छोटा जजीरों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा जजीरा है लक्षद्वीप आपका। वो किस तरफ है, ये आपका अरेबियन सी के साइड में है। और इंडिया का रिस्पेक्ट में देखोगे तो इंडिया का वेस्ट साइड में, ये इंडिया का कौन सा साइड है, ये इंडिया का वेस्ट साइड है। इधर हम बात करेंगे तो इंडिया का ईस्ट साइड है। तो बे ऑफ बंगाल किधर है, इंडिया के ईस्ट साइड में है, और लक्षद्वीप कहाँ है, इंडिया का वेस्ट साइड में, अरेबियन सी के नीचे की तरफ पड़ता है ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर श्रीलंका होता है नीचे में। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आप बॉर्डर बोलो या कुछ भी बोलो, एक छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार। ये आप याद रखेंगे, एक क्या बोलते हैं इसको, गल्फ़ ऑफ मन्नार, इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, ये याद रहेगा, बस इतना याद रखिए। इसके बाद एक और आइलैंड है जो हम लोग पाए जाते हैं जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है ना। तो अंडमान एंड निकोबार हमारा यहाँ ईस्ट की तरफ होता है, जो इस तरीके से अरेंज होता है आपका, इस तरीके से अरेंज होता है अंडमान एंड निकोबार। ऐसे भी ऐसे बोलते हैं इसके ऊपर, ऐसे चैनल्स भी पाए जाते हैं देखने में इस तरीके से दिखे, तो इसको हम चैनल्स बोलते हैं इसको, ये इधर भी होता है। खैर वो चैनल्स आपको याद नहीं रखना, आपको बेसिकली याद रखना है कि इधर आपका अंडमान एंड निकोबार पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार इंडिया के किस साइड में हो गया, वो हो गया आपका ईस्ट के साइड में, इतना ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स, एक दो पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो ये है, कॉपी हम लोग सीधा ही रखते हैं, वो ये है कि इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री का मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जैसे इंडिया का अगर हम नक्शा बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं इंडिया का अगर हम नक्शा बनाते हैं छोटा सा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जो भी है आपका ऐसे हम लोग नक्शा अगर बनाते हैं इंडिया का, ऐसा बड़ा ख़राब बना है जो भी है। तो इंडिया का हम पूरा नक्शा बनाएंगे तो ये बॉर्डर का बात कर रहे हैं, टोटल बाउंड्री, टोटल जो बाउंड्री होता है इंडिया का, टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है वो कितना है, वो है 15,200 किलोमीटर। ये पूरा इंडिया का टोटल बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और टोटल कोस्टल बाउंड्री का अगर हम बात कर ले, सॉरी ये टोटल लैंड बॉर्डरिंग था, ठीक है, लैंड बाउंड्री, टोटल आपका लैंड बाउंड्री यानी कि पूरा ज़मीन का जितना कितना हिस्सा ज़मीन है हमारे इंडिया को, उसके हिसाब से अगर बाउंड्री हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको 15,200 किलोमीटर मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं टोटल
कोस्टल यानी कि मैदानी खित्ता, कोस्टल यानी कि मैदानी खित्ते, तो ज़मीन था आपका पूरा, ये आपका मैदानी खित्ता हो गया। टोटल कोस्टल बाउंड्री, तो टोटल कोस्टल बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं, टोटल कोस्टल बाउंड्री हो गया आपका 6100 किलोमीटर। और ये पूरा 6100 किलोमीटर कहाँ कहाँ पर, टोटल 9 स्टेट्स में फैले हुआ। कौन कौन से स्टेट्स में आपको कोस्टल बाउंड्री मिलता है ये भी आपको पता चलेगा, सब्र रखें, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब टोटल लैंड बाउंड्री कितना हो गया आपका 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्टल बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो 6,100 किलोमीटर, जो कि टोटल कितना स्टेट्स में फैला हुआ है, 9 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स है वो आपको आगे पता चलेगा। अब अगर हम बात करते हैं इंक्लूडिंग पूरा आइलैंड वगैरह को ले करके, अगर हम टोटल लिखो, टोटल एरिया, टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड को भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, जो आइलैंड अभी हमने दो बताया, आइलैंड को इंक्लूड करके टोटल एरिया बन जाता है आपका 7,518 किलोमीटर, 7,518 किलोमीटर ये आपका टोटल बन जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है कहानी, है ना, बहुत इजी है। ऐसे इजी नहीं है क्योंकि आपको तो याद करना होगा सारी चीज़ें। देखिए ज्योग्राफिया मोर और लेस साइंस है, और ज्योग्राफी बेसिकली मदर ऑफ साइंस है। तो जहाँ साइंस है वहाँ पर फैक्ट्स है, और जहाँ फैक्ट्स है वहाँ आपको चीज़ें इनडायरेक्टली मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है। तो ये फैक्ट्स है बेसिकली कि इतना बाउंड्री है इंडिया का, तो इसमें आप कहीं से भी कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, वो किसी के पास हो सकता है कि इस चीज़ को याद करने का उसके पास आसान तरीका हो सकता है, पॉसिबल चीज़ है, लेकिन ओवरऑल आपको याद करना होगा। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ के बारे में। अगला हेडिंग हम लगा देते हैं इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्री, मतलब इंडिया के किनारे कौन कौन सी कंट्री है वो आप देख लीजिए, इंडिया एंड नाइबर कंट्री, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पहले तो इन्फॉर्मेशन आप डाल लीजिए कि जो बाउंड्री लाइन होती है आपकी, किसकी बाउंड्री लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बताओ तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, नीचे कमेंट करो, मेरे लिखने से पहले कमेंट करो। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, उस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सिमिलरली एक और लाइन है जो आपको नाम याद रखना है, वो है आपका बाउंड्री, लिख लेना बाउंड्री, वही सेम चीज़ है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है, जल्दी बताओ। चलो इसका भी आंसर कमेंट करो, जल्दी करो जल्दी करो। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, तो उसको हम बोलते हैं डूरंट लाइन, ये होता है हमारा DURAND, डूरंट लाइन। ये हो गया रेड क्लिफ लाइन, कौन सा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन। चलेगा यहाँ तक, समझ आ गया। आगे बढ़ाते हैं कहानी। चलिए थोड़ा सा हम लोग इंडिया का एक काम करते हैं, डायग्राम बनाने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा ढंग का ही कोशिश करते हैं कि ढंग का बन जाए ना, नहीं तो बनाता नहीं हो ना मैं कॉपी में, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है, उनके फिर भी कोशिश करेंगे कि ऐसा बने कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपका, हाँ चलो ठीक है, काम चलाने लायक तो बन ही गया। ऐसा है कि हम लोग अपना जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम लोग कर लेंगे। ऐसा बहुत ख़राब है, कोई नीचे कमेंट ना करना, ऐसे ही मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब ही है बेसिकली। तो ये हिस्सा जो पार्ट है ये आपको मालूम होगा, इस तरफ गुजरात है, गुजरात का तो नक्शा ही बदल के रख दिया हमने, और इधर बंगाल है, वेस्ट बंगाल आपका। आगे आते हैं, तो गुजरात में हमने ये बताया आपको कि जो 9 स्टेट्स है, 9 स्टेट्स है ऐसा इंडिया में जहाँ आपको कोस्टल एरियाज़ मिलेंगे, तो जिसमें से एक हमारा गुजरात है। यहाँ पर आपको लार्जेस्ट कोस्टल मिलेगा लैंड, तो लार्जेस्ट कोस्टल लैंड आपको कहाँ मिलेगा, याद रखिए कहाँ मिलेगा, बोलिए, लार्जेस्ट कोस्टल लैंड आपको मिलेगा यहाँ गुजरात के पास, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टल लैंड सबसे पहला, और सेकेंड मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा किसके पास मिलना है, गुजरात, गुजरात सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोस्टल लेक किसके पास है, गुजरात के पास है। सेकंड का अगर हम बात करेंगे तो सेकंड आदमी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यही है महाराष्ट्र आपका। उसके बाद तीसरा का अगर हम बात करेंगे, थर्ड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश इधर कहीं है, आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा
जो कोस्टल एरिया पाया जाता है वो पाया जाता है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम और बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 ही याद रखिए आप, 9 स्टेट्स का नाम को याद रखने की ज़रूरत है नहीं। सबसे ज़्यादा किसके पास है? गुजरात सेकंड नंबर है, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आपका है ये। आइए आगे देखते हैं। आगे इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें और याद रख लेनी चाहिए। तो आगे अगर हम आगे बात बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक ख़ास काम है, क्योंकि हम लोग बंगाल में ही हैं। तो वेस्ट बंगाल जो हमारा है एक इकलौता स्टेट है जिसके पास माउंटेन रीजन्स भी हैं और साथ ही साथ सी शोर्स भी पाए जाते हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल इकलौता एक ऐसा स्टेट है जिसके पास पहाड़ी इलाके भी हैं और साथ ही साथ समुद्री हिस्सा भी इससे कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है। इसलिए और इंडियाज़ ओनली रिवर राइन पोर्ट हल्दिया सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन बैंक ऑफ हुगली। आई तो वेस्ट बंगाल जो हमारा है, वेस्ट बंगाल इज़ द ओनली स्टेट, वेस्ट बंगाल हमारा एक इकलौता स्टेट है जिसके पास दोनों रीजन्स पाए जाते हैं, विच हैज़ माउंटेन रीजन यानी कि पहाड़ी इलाका है, एंड एज वेल एज पहाड़ी इलाका के साथ साथ इसमें और क्या पाया जाता है? सी शोर, यानी कि समंदरी आपका जो बंदरगाह बोलते हैं, हार्बर जिसको, वो भी पाया जाता है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ऐड करिए कि इंडियाज़ ओनली रिवर, इंडिया का इकलौता रिवर जो कि आपका है राइन, इंडिया का इकलौता रिवर राइन पॉट जो कि हल्दिया में आपका सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? हल्दिया में आपका सिचुएटेड है। और हल्दिया कहाँ है भैया? वेस्ट बंगाल में है। तो इंडिया का इकलौता राइन पॉट जो हल्दिया में सिचुएटेड है वो आपका कहाँ पाया जाता है? सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन बैंक ऑफ हुगली। वो आपको मिलेगा हुगली नदी के पास, ऑन बैंक ऑफ हुगली। और देखो जैसे जैसे मैं यहाँ लिखते रहा इस तरीके से आप भी नोट्स बनाते चले, या तो फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, या अगर आप बोलोगे तो मैं इसी चीज़ का PDF बना करके जो भी लिख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है। एक्स्ट्रा से नोट्स प्रोवाइड करना अभी के लिए बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और ठीक है इसलिए हो नहीं पाएगा, टाइम बहुत कम है अभी, तो मैं नोट्स नहीं बना सकता हूँ अभी एक्स्ट्रा। खैर, तो इतना सा बात है जो आपको इसमें रखना था याद। इससे ज़्यादा और आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि इसके बॉर्डर से रिलेटेड और कोई भी बात आपको याद नहीं रखना है। पढ़ाने का तो मैं आपको और ही पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको यहाँ पर अगर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और ऐड करूँ तो एक मैकमोहन लाइन भी होता है, जो बेसिकली आपका यहाँ आपका ये कौन सा स्टेट है, नाम भूल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है उसके और इंडिया के बीच में जो लाइन आता है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो ये एक और ऐड कर लेना आप, मैकमोहन लाइन। बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, इतना आप याद कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और इसके ही अंदर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को और हम लोग। तो अब हम लोग बात करें अगर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का, इंडिया का अगर हम लोग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको तो 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, आपने भी देखा होगा अपने बुक में। तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो आपका क्या है? सबसे पहला हिस्सा है आपका नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, है ना। सबसे पहला आपका नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, उसके बाद आपका नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स आता है, देन तीसरे नंबर पर पेनिनसुलर प्लेटू आता है, चौथे नंबर पर कोस्टल प्लेन्स आता है, अब 5वें नंबर पर आइलैंड ग्रुप्स आता है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स की, तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स जो है, नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन्स को भी 3 हिस्सों में बांट के रख दिया गया है। सबसे पहला आप बोलेंगे तो इसमें आपको एक ट्रांस हिमालय मिलेगा। अब उर्दू वाले जितने भी वो अपनी किताब खोल के बैठे और वो ज़रा देख लें कि ट्रांस हिमालय उर्दू में क्या है। ट्रांस हिमालय हो गया। देन तीसरा पार्ट आपका हिमालय है, चौथा पार्ट आपको पूर्वांचल मिलेगा। तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जो है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को 3 हिस्सा में बांटा गया। एक आपका ट्रांस हिमालय हो गया, एक आपका हिमालय हो गया, तीसरा आपका हो गया पूर्वांचल। कोशिश करते हैं इसको शॉर्ट में निपटा देने का। तो ट्रांस हिमालय वो हमारा वो हिस्सा है, लिखो द माउंटेन रीजन्स, लिख के समझते हैं क्या। द माउंटेन रीजियंस, वो माउंटेन रीजन्स हमारा आपका द माउंटेन रीजियंस बिहाइंड हिमालय, हिमालय के बगल में बोले या पीछे बोले, हिमालय के बगल या फिर पीछे का जो हिस्सा है बिहाइंड हिमालय, किसके भैया? पूरा हिमालय के,
उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफिया जितना अच्छा होता है अगर हम लोग डायग्राम बना के पढ़ते ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी। तो हिमालय जो मेन है, हिमालय के जो पीछे या बगल का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब इसमें जो मेन तीन कुछ चोटियाँ आती हैं जो आपको याद रखेंगे, कुछ छोटी छोटी चोटी हैं, हिल्स हैं। सबसे पहला आप याद रखिए काराकोरम। इसी के अंदर ट्रांस हिमालय में सबसे पहला जगह आता है आपका, सबसे पहला रेंज आता है, उसको हम बोलते हैं काराकोरम। तो काराकोरम किस जगह से बिलोंग करता है? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन का ट्रांस हिमालय से बिलोंग करता है। काराकोरम में ही इंडिया की हाईएस्ट चोटी आपकी पाई जाती है केटू, जिसको हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा। तो केटू क्या है? हाईएस्ट पिक है। किसका भैया? इंडिया का हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक तो केटू यहाँ मिलता है आपका। अच्छा, केटू का एक और नाम है, केटू इज ऑल्सो नोन एज, इसी के बारे में लिखे। केटू जो है इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। केटू इज़ ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। तो हो सकता है आपको केटू की जगह पर नाम गॉडविन ऑस्टिन दे दे कन्फ्यूज़ करने के लिए, है ना। कुछ भी कर सकते हैं, एग्जामिनर का काम ही आपको कन्फ्यूज़ करना, चलेगा। देन एक तो काराकोरम में क्या मिला? केटू मिला, जो इंडिया का आपका हाईएस्ट चोटी है आपका कंचनजंगा। केटू माने कंचनजंगा। दूसरा इसमें क्या आपका याद रखना है, इसी के अंदर आपको ग्लेशियर ऑफ इंडिया, इसमें वो ग्लेशियर पाया जाता है, वो भी ऐसा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो बेसिकली वार के लिए आपका फेमस है। जब भी उस जगह पर ठंडे इलाके में अगर वार होना है, जंग, तो सियाचिन में ही होता है आपका। तो यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, ये याद रखेंगे। कहाँ मिलेगा आपको? काराकोरम रेंज में मिलेगा। यहाँ का टेम्परेचर का अगर हम बात करते हैं सियाचिन का, तो सियाचिन का टेम्परेचर हमेशा ही -50 डिग्री रहता है, कभी कभी इससे भी नीचे चला जाता है आपका। तो काराकोरम एक हो गया। इसके अलावा काराकोरम इसी के रेंज के अंदर आपका काराकोरम पाया जाता है। लद्दाख भी यहीं पाया जाता है आपका। तो ट्रांस हिमालय में ही आपको क्या मिलेगा? लद्दाख मिलेगा। लद्दाख के बाद आपको झांसकर भी यहीं पर मिलेगा। चलिए, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय को भी आपने देखा होगा बुक में, उसको और फर्दर डिवाइड कर दिया गया है ना, किया गया है कि नहीं? तो हिमालय नोन एज न्यू फोल्डेड माउंटेन लिखिए इसमें एक इन्फॉर्मेशन, नोन एज न्यू फोल्ड, मतलब हिमालय का जो नया हिस्सा है, जो नया अभी अभी उभरा हुआ है, उसी को हम लोग हिमालय बोल देते हैं आपका। नोन एज न्यू फोल्डेड माउंटेन, नोन एज न्यू फोल्डेड माउंटेन। बिकॉज अच्छा, जो भी न्यू व्यूवर्स है, न्यू व्यूवर्स से कहने का मतलब ये है कि जो अभी अभी क्लास 10th में आए हैं, जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम्स अगले साल देना है 2023 में, ठीक है। तो अगर वो भी स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो आप देखिए, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अच्छे से। आपको 10 मार्च के बाद से पूरा प्रॉपर कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपको जो भी सिलेबस रहेगा, न्यू सिलेबस आपके, उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको परमानेंटली एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा वीडियो लेक्चर्स आपको, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें उतना डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है अभी। तो इस लेक्चर को देख के ये मत समझ लेना कि सर ने तो बहुत ज़्यादा फाकी मारा है, बीच में गैप किया। गैप नहीं किया मैंने, बेसिकली टॉपिक को कंसाइज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग नोन एज न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसको न्यू फोल्डेड माउंटेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द कोलिजन, ये कोलिजन्स के थ्रू बने थे। कोलिजन मतलब दो चीज़ का टकराव। अब किसके किसके बीच में टकराव हुआ था आपको जरा अगर बता सके तो बहुत अच्छी बात होगी, ज़रा कमेंट कीजिए। बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द कोलिजन्स ऑफ, तो ये बने थे आपके यूरसियन प्लेटू, यूरसियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों के टकराने से ये यूरसियन प्लेट आपका एक था। यूरसियन प्लेट आपका टकराया था इससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। तो यूरसियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, ये चचा लोग आपस में टकराए थे, तब जा कर के हमारा ये नया फोल्डेड माउंटेन पार्ट बना था, जिसको हम हिमालय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आगे आपको याद रखना है कि ये जो है एक पैरेलल रेंज में होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन थ्री पैरेलल रीजन। ये लोग 3 पैरेलल रीजन्स में हैं, यानी कि ये आप ऐसा समझ लो कि ये ऐसा इस तरीके से ये तीनों आदमी, ये हिमालय 3 हिस्सा में इस तरीके से बटा हो, तीनों पैरेलल रेंज में आपका, ये ऊपर, उसके नीचे, ये फिर उसके नीचे ये।
तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। अपने बुक में भी पढ़ा हुआ ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। नाम याद रहेगा, याद रहेगा क्या, याद करना पड़ेगा आपको। तो ग्रेटर हिमालय के बाद हम आ जाते हैं दूसरा पार्ट को बोलते हैं मिडिल हिमालय। अब मिडिल हिमालय का भी दूसरा नाम है, जिस तरीके से ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं तो मिडिल हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाचल। क्या बोलते हैं, हिमाचल। मिडिल हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाचल। और सबसे लास्ट वाला जो आदमी है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग लास्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं हिमालय का, जो हमारा कहलाता है शिवालिक। तो सबसे पहला हिस्सा हिमाद्री, फिर मिडिल हिमालय, फिर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ऐसे याद रखेंगे। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और एंड पॉइंट हो गया। और ऐसे हिमाद्री हिमालय, सॉरी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ये जो शिवालिक है इसका पूरा जो फैला है ये 1200 मीटर तक फैला है आपका। ये याद रखें कि शिवालिक जो है पूरा 1200 मीटर तक आपका फैला हुआ है। अब थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट करते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय बहुत बड़ा है आपका। ये एक मतलब एक कोई पहाड़ नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस क्या बोल सकते हैं, एक सीगमेंट्स ऑफ पहाड़, मतलब लगातार पहाड़ इसमें पाए जाते हैं ढेर सारे आपके। तो अगर हम बात करते हैं हिमालय स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हिमालय स्टार्ट होता है आपका, हिमालय स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में एक नंगा पर्वत पाया जाता है, मतलब एक चट्टान है जिसका नाम ही आपका नंगा पर्वत। तो हिमालय स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत से। कहाँ पर भाई, जम्मू एंड कश्मीर में ये जगह है आपका नंगा पर्वत, वहाँ से स्टार्ट होता है। एंड इट इज़ इन अर्क फॉर्म, ये आपका अर्क फॉर्म है। देखो इसी फॉर्म को अर्क बोलते हैं, जो हम बनाए थे ना ये शेप, ये शेप, इसी को हम अर्क बोलते हैं। अपने सर्कल भी पढ़ा होगा, सर्कल का एक पार्ट हम लोग काटते हैं तो ये जो पार्ट हम काट के निकालते हैं छोटा, इसको अर्क बोलते हैं। ऐसा ही शेप है। तो इस तरीके से ही हिमालय पूरा का पूरा आपका फैला हुआ। तो हिमालय शुरू कहाँ से होता है, नंगा पर्वत जो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। एंड इट इज़ इन अर्क फॉर्म, किस फॉर्म में है आपका, वो आपका है अर्क फॉर्म में। विथ टोटल लेंथ, किस क्या है आपका भैया, टोटल लेंथ उसका कितना है, अगर पूरा हम लोग बात करते हैं यानी कि नंगा पर्वत से लेकर जो एंड पॉइंट तक फैला हुआ, टोटल लेंथ विथ टोटल लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर। और ख़त्म कहाँ होता है, एंड एंड्स टू नमचा पर्वत, एंड्स टू नमचा पर्वत। तो शुरू कहाँ से हुआ भाई, है ना, शुरू कहाँ से हुआ, हिमालय का जो पहाड़ है, हिमालय पहाड़ शुरू होता है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत कहाँ पाया था, जम्मू कश्मीर में। और वहाँ से ये आर्क का शेप में, यानी कि इस तरीके से पूरा लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर तक फैले हुए। और ख़त्म कहाँ होते हैं, नमचा पर्वत में। इतना बात याद रहेगा इसमें, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल, यहाँ ऐसा तो बात लेंगे शायद आपको समझ में ना आए। हिमालय में एक एरिया होता है डिहांग करके, डिहांग के बाद हिमालय आपका चला जाता है साउथ के तरफ और पूर्वांचल बनाता है। बेसिकली ये पूर्वांचल एक तरह का शक्ल है जो हिमालय ही बनाता है। कब बनाता है, डिहांग पार करने के बाद, आफ्टर डिहांग, आफ्टर डिहांग हिमालयाज, आफ्टर डिहांग हिमालयास, आफ्टर डिहांग हिमालय जो आपका है, हिमालय मूव्स, कहाँ मूव कर जाता है, हिमालय मूव्स टूवर्ड्स साउथ। आफ्टर डिहांग, डिहांग जगह है आपका, डिहांग के बाद हिमालय जो है वो आपका मूव कर जाता है साउथ के तरफ। एंड फॉर्म्ड पूर्वांचल। तो कैसे पूर्वांचल बनाता है ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है, पूर्वांचल। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी वो ये है कि एक ही आप याद रखेंगे कि नंगा हिल्स और मणिपुरा हिल्स ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको। तो नंगा हिल्स मिलेगा आपको नैनीताल में, नैनीताल एक जगह है वहाँ पर आपको नंगा हिल्स मिलते हैं, लिख देता हूँ हम लोग नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल में आपको मिलेगा नंगा हिल्स। एक नाम याद रखिए, बहुत है, इतना में काम बन जाएगा आपका। देन टेल्स ऑफ हिमालय, टेल्स ऑफ हिमालय मतलब हिमालय का एंडिंग। ये तो आपको पता है ना यहाँ पर कि हिमालय जो नमचा पर्वत में जाकर ख़त्म होता है। तो ख़त्म जो होता है तो उसका एंड पॉइंट जो है, हिमालय का जो एंड पॉइंट, टेल्स मतलब दूम हो गया, तो हिमालय का जो एंड पॉइंट उसको हम क्या बोलेंगे, टेल्स ऑफ हिमालय। हिमालय का टेल्स को हम लोग बोलते हैं इज़ नोन एज, लिखिए, इज़ नोन एज अर्कम योना। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं अर्कन योमा, लिखते हैं अर्कन योमा, ARKAN, अर्कन, YOMA, योमा।
अर्कन योमा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा मिजोरम म्यांमार में। ठीक है, तो जो आपका टेल्स ऑफ हिमालय यानी कि हिमालय का जो एंड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं अर्कन योमा। तो वीडियो हो चुका है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट 30 मिनट्स का। ठीक है, देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम लोग और 5 मिनट ही आपसे बात करेंगे, उसके बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आपके लिए याद करने के लिए। ठीक है, आइए हम इसी को दिखा देता हूँ आपको। देखिए नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन्स, देखिए लिखने का टाइम बचेगा हमारा। हाँ देखिए, तो नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ हिमालयन रिवर्स। अब हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी मूवमेंट्स की वजह करिए। अब देखो नदी जहाँ से पार होती है, आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, ऐसा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अभी। तो नदी कुछ ना कुछ काम करती है, वो जहाँ से पार होगी अपने सामने की रुकावटों को हटाते हुए बढ़ती है आगे, और बेसिकली वो आपका ख़त्म कर देगा रास्ता। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ हिमालय, दे आर द, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्टाइल्स होता है आपका। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ आते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। ये देखो ये सेंट्रल हाईलैंड है आपका। पेनिनसुलर प्लेटू में दो याद रखना है, पूरा हिस्सा बीच में जो जो स्टेट्स आएगा सब इसमें आना है। और इधर आपको मिलेगा आपको चेन्नई और तमिलनाडु यहाँ मिल सकता है, आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश यहाँ आपको मिल सकता है डेक्कन प्लेटू में। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो कोस्टल प्लेन्स आपका सिंपली यहाँ है, ये देखिए ये महाराष्ट्र और गोवा है, तो महाराष्ट्र और गोवा में आपको मिलता है कोंकण प्लेटू। कर्नाटका में आपको मिलेगा कनारा प्लेन। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। हाँ, केरल में आपको मिलेगा मलाबार प्लेन। और इधर आप देखिए ये हमने लिखा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपको मिलेगा यहाँ पर ये कोरोमंडल। और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश में मिलता है आंध्रा प्लेन, उड़ीसा में मिलता है उत्कल प्लेन। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी। देखिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। महाराष्ट्र में कौन मिलेगा, कोंकण। कर्नाटका में कनारा प्लेन। केरल में मलाबार। तमिलनाडु में कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश में आंध्रा प्लेन। उड़ीसा में उत्कल प्लेन। तो ठीक है, आज के लेक्चर हम लोग रहने देते हैं इतना ही आपका। इसके बाद हम लोग जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ये पूरा फिजियोग्राफी हमने ख़त्म कर दिया इंडिया का। फिजियोग्राफी हो गया हमारा समाप्त। देन अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, वाटर रिसोर्सेज वगैरह, उसको कंप्लीट कर लेंगे 1 बाय 1 करके। हम लोग इस तरीके से इंडिया को पूरा 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। एक लेक्चर में करना पॉसिबल नहीं है, अगर एक लेक्चर में करेंगे तो मिनिमम 2 आवर्स का लेंथ होगा, और जो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो ठीक है, लेक्चर को यहीं करते हैं हम लोग समाप्त। फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।